कैपलर्स लॉज पढ़ रहे हैं बेटा हम, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स हमने कल पढ़ी, अभी उन्हीं दोनों के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा, फिर हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे कल, क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस कुछ। कैपलर्स फर्स्ट लॉ जो है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कैपलर्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। बेटा कोपरनिक्स के बाद टाइको ब्रे ने जो रिगरस स्टडी किया प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, उस स्टडी के बेसिस पे टाइको ब्रे ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो ऑर्बिट्स है वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन कैपलर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट का जो शेप है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इट वाज गिवन बाय जोहान्स कैपलर, ठीक है। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि ये ऑर्बिट्स की एलिप्टिकल शेप होती है, ये कैपलर ने एक्सप्लेन किया था। ये एलिप्टिकल पाथ है किसी भी प्लेनेट का, आल्दो सभी प्लैनेट्स के जो ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है वो सेम नहीं होती है। अगर हम वेनस और नेपच्यून 2 प्लैनेट्स हैं, उनके ऑर्बिट्स को देखें, दे आर मोर लाइक सर्कुलर, एलिप्टिकल से ज्यादा वो सर्कुलर है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स आर एलिप्टिकल इन शेप। इसलिए हम जनरली ये बोलते हैं कि किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, जो पाथ है अराउंड द सन, वो एलिप्टिकल होता है। ये सन है, द प्लैनेट कैन बी हेयर, एनीवेयर, ये सबसे दूर वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये सन की पोजीशन मान लीजिए ये है ए और ये है बी, जो ए एस है, ए एस, ए पॉइंट जो है वो नियरेस्ट पॉइंट है, इसे बोलते हैं पेरिहेलियन डिस्टेंस, या इसे अगर कोई सैटेलाइट होगा तो इसी को पेरिगी बोलते हैं। और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है, बी एस, दैट इज एपहेलियन डिस्टेंस या एपोगी। बेटा जो एलिप्स होता है, ज्यादा कर्व्ड है, कम कर्व्ड है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द प्लेनेट या इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। E is equal to SO divided by AO. Which can be written as SO divided by A, small a. What is the small a? Radius नहीं, it is called semi major axis, कल बताया था। ये बड़ी वाली जो लाइन है पूरी, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, OB या OA सेमी मेजर एक्सिस है। Therefore SO जो है it is equal to E into A. E is eccentricity of the planet. अगर ये E1 हो तो eccentricity will be, eccentricity 1 होगी तो वो सर्कुलर पाथ बनेगा। eccentricity अगर एलिप्स है तो it is always less than 1। जैसे अगर हम कुछ मैथमेटिकल डेटा देखें, जैसे वेनस और नेपच्यून जो है, इनकी इसेंट्रिसिटी बहुत कम होती है। सो इनके जो ऑर्बिट्स हैं, वेनस और नेपच्यून का जो ऑर्बिट्स है, दे आर सर्कुलर ऑर्बिट्स बिकॉज ऑफ लेस इंटेंसिटी। जो मरकरी है उसका ऑर्बिट बहुत ही इसेंट्रिक है, बहुत ही ज्यादा एलिप्टिकल होता है मरकरी का, 0.2 है उसकी। मरकरी की इसेंट्रिसिटी 0.2 होती है, 0.26। SO is distance of the sun from the center of ellipse.
बेटा इस डायग्राम के बेसिस पे कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज दिस पेरिहेलियन डिस्टेंस AS? AS कितना होगा? AS is equal to AO minus SO. Can we write this is equal to AO minus AO is A, small a, minus E into A. तो पेरिहेलियन डिस्टेंस जो है दैट इज A into 1 minus E. एपिहेलियन डिस्टेंस निकालो. A से लेके S से लेके B तक एपिहेलियन डिस्टेंस कितना होगा? BS is equal to OB plus OS. OB तो A है, सेमी मेजर एक्सिस, प्लस E into A. So BS is equal to A common 1 plus A. Therefore, what is AS by BS? 1 minus E, 1 plus E. कोई बात नहीं, E कर दो, आप कर दो. ठीक है, ये केपलर्स फर्स्ट लॉ है बेटा, व्हिच सेज कि प्लेनेट का पाथ अराउंड द सन सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है. ठीक है, और ये एलिप्स का कुछ ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन आ गया. सेकेंड लॉ था बेटा हमारा लॉ ऑफ एरिया. क्या बोला था इसमें? स्टेटमेंट क्या है कि प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. एरियल वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, dA/dt. हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि dA/dt कांस्टेंट है. पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लॉ है इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है और ये किस पे बेस्ड है. बेटा क्या स्टेटमेंट थी? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, मैंने एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम सन टू द प्लेनेट. Radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas. This law is based on law of conservation of, ये important है बेटा, law of conservation of angular momentum. किस पे बेस्ड है? law of conservation of angular momentum पे बेस्ड है बेटा. law of area is based on law of conservation of
एंगुलर मोमेंटम। कैसे? आपको पता है एंगुलर मोमेंटम रिसेंटली हमने पढ़ा, एल होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। और इससे पहले ये पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और इन दोनों का रिलेशन क्या देखा था हमने, टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, ये सब याद है। फिर इसके बेसिस पे हमने देखा था कि अगर टाउ 0 होता है तो एल कांस्टेंट होता है, याद है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी एंगुलर मोमेंटम को स्केलर फॉर्म में जब लिखना है तो हम लिखते हैं एम वी आर। एल कांस्टेंट मतलब एम इंटू वी इंटू आर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा रिव्यू मैंने दे दिया जो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं। बेटे जब प्लेनेट यहां पे है, इस प्लेनेट के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सन। प्लेनेट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सन की अट्रैक्शन के कारण तो टुवर्ड्स द सन होगी, सेंट्रीपिटल वैसे भी टुवर्ड्स द सन होती है। तो यहां अगर मैं टॉर्क की बात करूं, वो होगा आर क्रॉस एफ, जनरली होता है टॉर्क आर क्रॉस एफ। तो मुझे बताना रेडियस क्या है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द प्लेनेट, ये रेडियस की डायरेक्शन, और ये है फोर्स की डायरेक्शन। तो एंगल कितना है इनके बीच में, 180। तो लेंगे साइन 180, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, 180। तो आर क्रॉस एफ हुआ आर एफ साइन 180। साइन 180 0 हुआ, साइन 180 0 तो मतलब टॉर्क भी 0, और टॉर्क 0 मतलब एम वी आर कॉन्स्टेंट। एम वी आर इज कॉन्स्टेंट, ये नोट कर लीजिए। What is m? Mass of the planet. V is velocity of the planet, and r is the distance. बेटा प्लेनेट का मास कांस्टेंट है क्या, r कांस्टेंट है यहाँ नहीं, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ तो बिल्कुल ही कम हो गया। बेटा अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या हुआ, अनदर कांस्टेंट, बराबर थोड़ी है दोनों। तो हम ये बोलेंगे इसके बेसिस पे कि v इंटू आर जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर एम वी आर कॉन्स्टेंट है तो मतलब v इंटू आर इज कांस्टेंट। तो v हो गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r हुआ। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, अब कांस्टेंट को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो आई विल से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब r ज्यादा होगा तो v कम होगा, और जब r कम होगा तो v, दैट मींस व्हेन द प्लेनेट इज फार अवे फ्रॉम द सन इट्स वेलोसिटी इज लेस, और जब ये प्लेनेट पास आ जाएगा वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसलिए उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। उसको हम प्रूव भी करेंगे। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी सेम। आर ज्यादा है तो मान लो 2 महीने बाद ये प्लेनेट यहां पहुंचा, धीरे धीरे चल रहा है। आफ्टर 2 मंथ्स द प्लेनेट रीचेस हियर, तो हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट। ये प्लेनेट की पोजीशन है P1, ये P2। तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द प्लेनेट इज लाइक दिस, ठीक है। कितना एरिया स्वीप हुआ देखो, ये एरिया स्वीप हुआ कितनी देर में, एग्जांपल है ये 2 मंथ्स। फिर कुछ महीनों के बाद ये प्लेनेट यहां से चलते चलते सपोज समटाइम्स इट रीचेस हियर,
नाउ इट इज क्लोजर, आर कम हो गया, देखो आर कम होगा तो ये फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अब 2 महीने में देखो, यहाँ 2 महीने में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, स्पीड कम थी, अभी स्पीड बढ़ गई, तो मान लो 2 महीने में यहाँ आ गया। ये वाला ऐसे दिख रहा है कि ये वाला एरिया छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेडियस कम हो गया। बेटा जब रेडियस कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से आर्क भी बढ़ जाएगी। तो कंपनसेट देखो कैसे हो रहा है, यहाँ रेडियस ज्यादा, आर्क छोटी, तो रेडियस कम हुआ तो आर्क बढ़ जाती है। ठीक है, दिस एरिया विल बी सेम। प्रूफ भी करेंगे, बट अभी ये प्रूफ हो गया यहाँ कि प्लेनेट की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ए प्लेनेट moves faster when it is closer to the sun and slower when it is far away from the sun. When it is far away from the sun. हम इसे प्रूव करेंगे बेटा, मैथमेटिकली वी कैन प्रूव कि किसी प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये तो पता चल गया कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगेन सेम डायग्राम बनानी है आपने। ये प्लेनेट का ऑर्बिट है, ये सन। सपोज प्लेनेट ए से बी गया in small time dt. Let a planet goes from A to B in small time dt. What will be area of SAB? Then area of SAB, अगर इस एरिया को DA से रिप्रेजेंट करूं, ये वाला एरिया, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट मान लो d थीटा है, यहां से गया प्लेनेट यहां। देखो स्मॉल टाइम, हम इसे एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं फॉर ए स्मॉल टाइम। So this becomes a right angle triangle. What is area of the triangle? 1/2 base into altitude AB. एंगल क्या होता है? एंगल का डेफिनेशन क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है यहाँ AB और रेडियस है SA। तो बेटा AB कितना हुआ यहां से देखिए, SA इंटू डी थीटा। तो DA क्या बन जाएगा? DA इज द एरिया 1/2 SA इंटू डी थीटा। इसी SA को R बोल देते हैं। हो गया? दोबारा देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ एक प्लेनेट ए से बी गया, ए से बी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं बेटा ds, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो d थीटा। ठीक है, व्हेन द प्लेनेट गोज फ्रॉम ए टू बी की जगह आप पी क्यू ले लो, क्योंकि डी एरिया है ना। ए प्लेनेट गोज फ्रॉम पी टू क्यू इन स्मॉल टाइम dt। तो एरिया ऑफ एस पी क्यू कितना हुआ बोलो? डी ए से रिप्रेजेंट कर लिया उस एरिया को,
1/2 बेस SP इंटू PQ। ठीक है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। इट मीन्स DA इज इक्वल टू 1/2, इसी SP को क्या बोल रहा हूं मैं R। D थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। PQ क्या हो गया R D थीटा। R स्क्वायर हो जाएगा, डोंट वरी। व्हाट इज DA बाय DT? डिवाइड बोथ साइड्स बाय DT। बना एरियल वेलोसिटी इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर इंटू D थीटा बाय DT। D थीटा बाय DT क्या होता है D थीटा बाय DT क्या होता है ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये तो पहले वाला है। तो ये हो जाएगा बेटा DA बाय DT इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। किसी को याद है रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा? V इक्वल्स टू R ओमेगा। तो ओमेगा क्या हुआ लिखो DA बाय DT क्या बनता है V बाय R। R कैंसल। DA बाय DT इक्वल टू 1/2 MVR डिवाइडेड बाय M लिख लें, चलेगा? M से मल्टीप्लाई किया, M से डिवाइड कर दिया। क्यों किया कौन बताएगा? क्योंकि MVR एंगुलर मोमेंटम होता है। नहीं तो मैं लिख सकता था VR की जगह L बाय M। तो इट्स बेटर अगर हम M से मल्टीप्लाई M से डिवाइड करें। MVR क्या है अभी बताया आपको एंगुलर मोमेंटम। So we have DA by DT equal to 1/2 L by M। हाँ जी बोलो। DA by DT is equal to L by 2M। क्या बना DA by DT? L by 2M। यहाँ टॉर्क 0 है। अभी टॉर्क होता है RF sin थीटा। थीटा 180 है, अभी तो लिखा था। टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट होता है। तो L by 2M तो कांस्टेंट है, तो DA by DT कांस्टेंट हो गया। Since there is no torque, since torque is 0, therefore L is constant। और अगर L कांस्टेंट होगा तो L by 2M भी कांस्टेंट है। और बेटा अगर L by 2M कांस्टेंट है तो DA by DT भी। यही तो स्टेटमेंट थी। तो जब भी कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। प्लेनेट का डिस्टेंस चेंज होता रहता है फ्रॉम द सन। डिस्टेंस चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
देन वी हैव केपलर्स थर्ड लॉ। टाइम पीरियड का लॉ ऑफ टाइम पीरियड। यस, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। किसी भी प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? ऑसिलेशन कहाँ हो रही है? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। बेटा इस डिस्टेंस को बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। सन यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, सन इज हियर। लिखो स्टेटमेंट, राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट। The square of time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. Square of time period is directly proportional to the cube of semi major axis. So we write therefore t square is proportional to a cube. t square किसके प्रोपोर्शनल है? a cube के। Square of time period is directly proportional to cube of semi major axis. करेक्ट स्टेटमेंट ये है, बट व्हेन वी प्रूव दिस, हम एलिप्स के लिए प्रूव नहीं करेंगे इसको प्रूव करने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि पाथ सर्कुलर है। इट बिकम्स इजी टू एनालाइज ए सर्कल। फिर हम सेमी मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। रेडियस बोल सकते हैं, बट हम सीधा डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली वो रेडियस ही हुआ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो क्या है। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम करते हैं। कंसीडर द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। अगर r रेडियस है, if r is the radius of the orbit, then v कितना होगा बोलो? Then velocity v will be equal to 2 pi r divided by t। सेम चीज जब ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां भी सेम यूज किया था। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एक्चुअली इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस, और टाइम जो लगा उसको टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज है, देखो इस सन का मास ले लेते हैं m, और प्लेनेट का मास है स्मॉल m। बेटा mv स्क्वायर बाय r किसके बराबर है? यहाँ
मतलब प्लेनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से मिलेगी? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे सैटेलाइट का रिलेशन प्लेनेट के साथ है, वैसे प्लेनेट का सन के साथ है। ठीक है, प्लेनेट इज ए सैटेलाइट ऑफ सन, सो mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। इसे बेटा इक्वेशन 1 यूज बोल के, ये सिंपल इक्वेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, एक ऑर्बिट कंप्लीट किया, डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस, जो टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। mv square by r is gmm by r square. This r and this r will be out. ये स्मॉल m कैंसिल, v कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड में v है, वी कैन इक्वेट देम। करो इक्वेट। बेटा आपने टी और आर का रिलेशन निकालना ना। देखो दोनों इक्वेशन ऐसे लगी, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, नहीं कैंसिल। सोचो, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाय r। ठीक है, इस r को इधर लाओगे मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब विल बी इक्वल टू gm इन t स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना हुआ? 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, मास ऑफ द सन इज आल्सो कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर बाय gm सब कांस्टेंट है। तो हम इस कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करके बोल देंगे t स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब। तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यही स्टेटमेंट थी, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, जिसे हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, बट यहाँ रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, ये 3 लॉज हैं, ये उनके प्रूफ आ गए, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे कल हम।